नमस्कार। आज हम प्रोफेसर रिवोल्ट की एक ताज़ा रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं और मामला है उत्तर प्रदेश का चर्चित छांगुर बाबा केस। ये सिर्फ एक व्यक्ति जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की गिरफ्तारी की कहानी नहीं है। रिपोर्ट एक बहुत बड़े कथित नेटवर्क की तरफ इशारा कर रही है। आरोप है धर्मांतरण के, विदेशी फंडिंग के और यहाँ तक कि सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने के। काफी गंभीर बातें हैं। जी बिल्कुल। और जलालुद्दीन जो खुद को पीर या गुरु जैसा कुछ बताता था, वो तो अब खैर पुलिस हिरासत में है। लेकिन जो बड़ा सवाल रिपोर्ट उठा रही है वो ये कि क्या ये मामला सिर्फ कुछ लोगों के धर्म बदलने तक सीमित है, या फिर जैसा रिपोर्ट में दावा किया गया है, ये कहीं भारत की सामाजिक बनावट और शायद राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सोचा समझा हमला तो नहीं। तो चलिए इस रिपोर्ट के जरिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। जानकारी यह है कि ये नेटवर्क कोई एक आध साल से नहीं, करीब 15 साल से चल रहा था। हाँ, 15 साल। और रिपोर्ट के मुताबिक इनका मुख्य निशाना कथित तौर पर हिंदू परिवारों के कुछ खास वर्ग थे। जैसे दलित, पिछड़े और खासकर वो महिलाएं जो अकेली हैं या विधवा हैं। उन्हें या तो किसी लालच से या डरा धमका कर या किसी और तरह के दबाव से धर्म बदलने के लिए उकसाने का आरोप है। और ये सिर्फ एक इलाके की बात नहीं है, है ना? रिपोर्ट तो कहती है कि ये जाल काफी दूर तक फैला था। जी हाँ, बिल्कुल। बलरामपुर से शुरू होकर आजमगढ़, अयोध्या, श्रावस्ती, बहराइच, कई जिलों के नाम हैं। और सिर्फ यूपी ही नहीं, रिपोर्ट में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ तक कि तमिलनाडु से भी इसके तार जुड़े होने की बात कही गई है। मतलब दायरा काफी बड़ा लगता है। इनके काम करने का तरीका भी रिपोर्ट के हिसाब से काफी, क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज था। कुछ कोडवर्ड्स वगैरह भी थे। हाँ, कोडवर्ड्स का जिक्र है, जैसे मिट्टी पलटना। मिट्टी पलटना मतलब धर्मांतरण कराना। और एक था काजल करना। काजल करना ये क्या होता है? इसका मतलब था ब्रेन वॉश करना, किसी की सोच को पूरी तरह बदल देना। और दीदार कराना, यानी बाबा जलालुद्दीन से मिलवाना। अच्छा। और वो बलरामपुर वाली कोठी, उससे ट्रेनिंग कैंप की तरह इस्तेमाल करने की बात भी है रिपोर्ट में। जी, रिपोर्ट में जिक्र है कि वहां एक कोठी को ट्रेनिंग सेंटर जैसा बनाया गया था और वहां से एक किताब भी मिली है, शिजर-ए-तैयबा। रिपोर्ट दावा करती है कि इस किताब में धर्मांतरण और जिसे वो लव जिहाद कह रही हैं, उससे जुड़ी रणनीतियां लिखी हुई थी। इस सब में पैसों का एंगल भी बहुत बड़ा लग रहा है। प्रोफेसर रिवोल्ट की रिपोर्ट कह रही है कि करीब 18 बैंक खातों से 68 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग। जी, 68 करोड़। और जो और भी चौंकाने वाली बात है वो ये कि इसमें से करीब 7 करोड़ रुपए तो सिर्फ पिछले 3 महीनों में आए हैं। 7 करोड़ 3 महीने में? हाँ। ये तो बहुत ज्यादा है। कहाँ से आ रहा था ये पैसा? रिपोर्ट के अनुसार पैसा कथित तौर पर पाकिस्तान, तुर्की, शारजाह, दुबई जैसे देशों से आ रहा था। और तरीका हवाला और मनी एक्सचेंज, गैर कानूनी तरीके। तो ये सिर्फ धर्मांतरण नहीं हुआ फिर? बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट इसे सीधे सीधे संगठित अपराध से जोड़ती है। इसमें जमीनें हड़पने की बातें, लोगों पर झूठे मुकदमे, खासकर रेप जैसे गंभीर मामलों में फंसाने की बात है। और निशाना अक्सर वही कमजोर महिलाएं। इसीलिए तो आईपीसी की कई धाराओं के साथ साथ पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और यूएपीए जैसा सख्त कानून भी लगाया गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जिसे रिपोर्ट ने भी हाईलाइट किया है। प्रशासन क्या कर रहा था? अगर यूपी एटीएस को 2 साल से छांगुर के बारे में कुछ पता था, तो फिर ये नेटवर्क 15 साल तक कैसे चलता रहा? यही तो सवाल तो उठता है। क्या कोई स्थानीय मिलीभगत थी या ये सिर्फ लापरवाही थी? प्रोफेसर रिवोल्ट ने इसे एक अनदेखा किया गया खतरा कहा है। रिपोर्ट में छांगुर के अपने दावों का भी जिक्र है कि उसके 40 देशों में फॉलोअर हैं। हाँ, वो दावा करता था कि 40 देशों में 20,000 से ज्यादा मानने वाले हैं। अब इसमें कितना सच है ये तो जांच बताएगी, लेकिन रिपोर्ट का इशारा साफ है कि इतना बड़ा नेटवर्क इतने लंबे समय तक बिना किसी तरह की अनदेखी या शायद मिलीभगत के चलना तो मुश्किल लगता है। और फिर आता है इसका सामाजिक असर, जिसकी चिंता रिपोर्ट में भी जताई गई है। डर ये है कि कहीं इस पूरे मामले को लव जिहाद या इस्लामिक साजिश का रंग देकर समाज में खाई और न बढ़ जाए। मुख्यमंत्री जी ने भी इसे गहरी साजिश कहा है। हाँ, लेकिन रिपोर्ट यहाँ एक संतुलन साधने की बात करती है। वो सवाल भी उठाती है कि क्या ऐसी बयानबाजी माहौल को और खराब कर सकती है। प्रोफेसर रिवोल्ट का नजरिया जो रिपोर्ट में लिखा है वो बहुत साफ है। साजिश को उजागर करें लेकिन समाज को ना बांटें। मतलब जांच एजेंसियां सिर्फ दोषियों को सजा न दिलाएं, बल्कि उन लोगों की जवाबदेही भी तय करें जिनकी वजह से, जिनकी लापरवाही या मिलीभगत से ये सब इतने सालों तक पनपता रहा।
तो कुल मिलाकर प्रोफेसर रिवोल्ट की रिपोर्ट इस छांगुर बाबा केस को सिर्फ एक अपराध की तरह नहीं देख रही। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक तरह की चेतावनी है। इसमें संगठित अपराध है, संदिग्ध विदेशी पैसा है, प्रशासनिक नाकामी के सवाल हैं और समाज में तनाव फैलने का खतरा भी है। सब कुछ मिला हुआ है। रिपोर्ट का निष्कर्ष यही लगता है कि ये मामला हमारी पूरी व्यवस्था की, हमारी एजेंसियों के तालमेल की और समाज के अपनी समझदारी की एक परीक्षा है। जी, और अगर इसे सिर्फ धर्म या राजनीति के चश्मे से देखा गया तो शायद असली जड़ें और असली साजिशकर्ता पकड़ में ही ना आए। इसीलिए रिपोर्ट एटीएस और एनआईए जैसी एजेंसियों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन और विदेशी फंडिंग पर कड़ी नजर रखने पर जोर देती है। और साथ ही समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उन्हें सुरक्षा देने और जागरूक करने की बात भी है, ताकि वो ऐसे किसी जाल का शिकार ना बने। बिल्कुल। अंत में रिपोर्ट का संदेश यही है कि सतर्क रहना और समाज में एकता बनाए रखना यही सबसे बड़ा हथियार है ऐसी किसी भी कथित साजिश को नाकाम करने के लिए। और चलिए आज की चर्चा खत्म करते हुए एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो इस रिपोर्ट को पढ़कर मन में उठता है। अगर वाकई ऐसे नेटवर्क इतने सालों तक बिना किसी बड़ी रोक टोक के हमारे बीच काम कर सकते हैं, तो हमारे सिस्टम में वो कौन सी कमजोरियां हैं जिनका फायदा उठाया जा रहा है और उन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है।